हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इन 10 मिनट सीरीज। ये हमारी 3rd नंबर की क्लास है और इस क्लास में ओनली 10 मिनट में मैं आपके एग्जाम का 1 नंबर पक्का करने वाला हूं। बिकॉज आज की इस क्लास में हम लोग बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट की 3 प्रोसेसेस से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हार्डनिंग, एनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। ये तीनों ही प्रोसेस में हम स्टील के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं सो दैट कि हमको डिजायर्ड प्रॉपर्टी मिल सके। क्योंकि यहां पर हम स्टील को लोअर क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर गर्म करते हैं। लोअर क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे स्टील के स्ट्रक्चर में बदलाव प्रारंभ होता है, यानी कि जहां पे स्टील का स्ट्रक्चर फेराइट, सीमेंटाइट या पियरलाइट, आस्टेनाइट स्ट्रक्चर में बदलना प्रारंभ होता है। या हम यूं कहें, जिस पॉइंट से आस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनना प्रारंभ होता है वो हमारा लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है, और जहां पर पूरी तरह आस्टेनाइट स्ट्रक्चर बन जाता है उसको अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अब यहां पर समझिएगा, ये आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम से कंप्लीट चीजें क्लियर हो जाएंगी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आप घंटों की क्लास देखते हैं ना, वो निचोड़ यहां पर आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना आपका जरूरी है। यहां पर समझिएगा, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो पहला डायग्राम है इसमें हम हार्डनिंग को समझने वाले हैं, हार्डनिंग ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। इसमें आपको कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है, जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कार्बन प्रतिशत को इंडिकेट कर रही है, 0.1, 0.2, 0.3 इस प्रकार यहां पे आप देख सकते हो। जो वर्टिकल लाइन है वो टेम्परेचर को इंडिकेट कर रही है डिग्री सेल्सियस में कि कितना हम लोग गर्म कर रहे हैं। यहां पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को इंडिकेट कर रही है, जो कि हमारा लोअर क्रिटिकल पॉइंट फिक्स होता है वो कितना होता है, 723 डिग्री फॉर हीटिंग, राइट। और यहां पे ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, जो सॉलिड लाइन पहले डिक्लाइन हो रही है देन फिर ऊपर की तरफ जा रही है, ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर को इंडिकेट कर रही है। तो यहां पर आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम कार्बन प्रतिशत को ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे लोअर क्रिटिकल पॉइंट गिर रहा है, लेकिन कहां तक, जब हम कार्बन की मात्रा 0.83% यानी कि इस पॉइंट तक ऐड कर रहे हैं, देन उसके बाद यदि और कार्बन ऐड करते हैं तो हमारा अपर क्रिटिकल पॉइंट ऊपर जाता है। यहां पे ये ऊपर वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये है हार्डनिंग टेम्परेचर। अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐसी स्टील जिसमें 0.3% से कम कार्बन है, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको हम हार्ड नहीं कर सकते, दिस स्टील डू नॉट हार्डन। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकंड, यहां पे ऐसी स्टील जिसमें कार्बन परसेंटेज मात्रा 0.3% से ज्यादा है उसको हार्ड किया जाता है। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हार्डनिंग टेम्परेचर। आपको क्या नजर आ रहा है सर, जो हार्डनिंग टेम्परेचर है यहां पे हमको नजर आ रहा है कि 0.3 से लेकर 0.83, या ये वाली कौन सी, 0.3% से 0.83% तक जो हार्डनिंग टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कार्बन कंटेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप नजर आ रहा है कि जैसे जैसे कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ रही है हमारा हार्डनिंग टेम्परेचर नीचे की तरफ डिक्लाइन होता जा रहा है। लेकिन यदि मैं बात करूं अप टू 0.83%, कई बार इसको 0.85%, कई बार 0.84% बोल देता है, ध्यान रखिएगा। और 0.83% के आगे जो हार्डनिंग टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। तो यहां से सेकंड सवाल पूछ लिया जाता है कि 0.83% से ज्यादा कार्बन वाली स्टील में क्या हार्डनिंग टेम्परेचर वेरिएबल रहेगा अकॉर्डिंग टू कार्बन प्रतिशत या कांस्टेंट रहेगा? ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट रहेगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ऐसी स्टील जिसमें अप टू 0.83% कार्बन होती है उसको हाइपोयूटेक्टाइड स्टील बोला जाता है। और इस स्टील में हमेशा हार्डनिंग टेम्परेचर कहां पर नजर आ रहा है, ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है इसके ऊपर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाइपोयूटेक्टाइड स्टील के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहता है। क्योंकि हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, यहां से देखो हमेशा ये गैप नजर आ रहा है आपको, यानी कि हमेशा ऊपर रहता है। या हम यूं कह सकते हैं कि हाइपोयूटेक्टाइड स्टील की हार्डनिंग के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर हमेशा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रहता है। लेकिन वही बात यदि मैं आगे की करूं, यानी कि ऐसी स्टील जिसमें कार्बन प्रतिशत 0.83% से ज्यादा है, वहां पर हार्डनिंग टेम्परेचर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रहता है लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रहता है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बोला जाता है हमारी बेसिकली रेंज में रहता है, जहां पे हम इसको बेसिकली बोल सकते हैं
कि जो हमारा टेम्परेचर है, जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में एक रेंज में कांस्टेंट में रहता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यहां से दोनों क्वेश्चन पूछता है, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील यानी कि ऐसी स्टील जिसमें 0.83% से ज्यादा कार्बन है, हार्डनिंग टेम्परेचर क्या होगा, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। ऐसी स्टील जिसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.83 तक है, अप टू 0.83, जिसको हाइपोयूटेक्टाइड स्टील बोलते हैं, उसके लिए हमारा जो हार्डनिंग टेम्परेचर होगा वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन हार्डनिंग में हम क्या करते हैं, सोकिंग करते हैं, सोकिंग के बाद में रैपिड कूलिंग करते हैं, सो दैट कि कंप्लीटली ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर मार्टेनसाइड में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारी स्टील का जो नेचर होता है, प्रॉपर्टीज होती है, वो हार्डनिंग प्रॉपर्टीज होती है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो हमारा प्रोसेस होता है दैट इज एनीलिंग। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर भी सेम चीजें आपको नजर आ रही होंगी। यहां पर आपको क्या चीज नजर आ रही है, यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपको क्लियर नजर आ रहा है कि सेम चीजें बाकी से सेम है। हॉरिजॉन्टल लाइन कार्बन प्रतिशत को इंडिकेट कर रही है, वर्टिकल लाइन टेम्परेचर को इंडिकेट कर रही है, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये डिक्लाइन नजर आ रहा है, यहां से अपलाइन नजर आ रहा है। यहां पर भी यदि हम बात करें 0.85% या 0.83% तक हमारा जो एनीलिंग टेम्परेचर होगा वो ऑलवेज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगा, और यहां पर वेरिएबल होगा, यहां पर कांस्टेंट होगा, किसमें 0.83% से ज्यादा कार्बन में, यानी कि हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में। और हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में जो एनीलिंग टेम्परेचर होगा वो इंटरेस्टिंगली लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगा, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा। तो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब बात आती है नॉर्मलाइजिंग की, अब नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस होती है बेसिकली वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में हम स्टील को नॉर्मल कर रहे होते हैं, ग्रेन साइज को रिफाइन कर रहे होते हैं। जो हमने अलग अलग कूलिंग या हीटिंग करी है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस स्ट्रेन आए, ग्रेन साइज स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, उसको फिर से रीस्ट्रक्चर करना, ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। तो हमको स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदलना होता है। किस स्ट्रक्चर में, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में। और ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में पूरी तरह कब बदलता है, जब स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करेंगे। इसीलिए नॉर्मलाइजिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर का ऑलवेज आप क्या नजर आ रहा है कि सर ये अपर क्रिटिकल की लाइन है, इसमें हमेशा नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर अपर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर रहता है। चाहे हम हाइपोयूटेक्टाइड स्टील की बात करें या हाइपर यूटेक्टाइड स्टील की बात करें, दोनों ही प्रकार की स्टील में नॉर्मलाइजिंग में हमेशा स्टील का जो टेम्परेचर होगा वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगा। और इसको हम स्टिल एयर में धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, सो दैट कि जो कार्बन डिसॉल्व हुआ है वो धीरे धीरे अपने स्ट्रक्चर में आ जाए। ऑस्टेनाइट फिर से ब्रेकडाउन होकर फेराइट, सीमेंटाइट या फिर पियरलाइट में बदल जाता है, जिससे स्टील की बाय नेचुरल जो प्रॉपर्टीज है उसमें कन्वर्ट हो जाए। दिस इज द रिफाइन स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये क्लास इतने शॉर्ट में नहीं, लेकिन मैंने एक इंडिकेशन दे दिया कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। 10 मिनट में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन चीजें काफी हद तक आप लोगों की ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ वास्तव में क्या चीजें हैं, कैसे हमको पढ़ना है। मुझे उम्मीद है यहां पे चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इसके टेम्परेचर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जहां पे हाइपोयूटेक्टाइड और हाइपर यूटेक्टाइड के बारे में बोला जाता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रैपिडली, जिससे चीजें क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है हाइपोयूटेक्टाइड स्टील जिसमें कार्बन कंटेंट 0.85% से अधिक के ताप उपचार में किस प्रक्रिया के लिए स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया जाता है। इन द हीट ट्रीटमेंट हाइपोयूटेक्टाइड स्टील कार्बन कंटेंट एबव 0.85%, विच प्रोसेस कि जहां पे हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करेंगे। हमने क्या बोला था, केवल और केवल एकमात्र प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग, जहां पे हम हाइपर यूटेक्टाइड स्टील यानी कि जिसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.85% या 83% से अधिक है, उसको
अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म कर रहे हैं, बाकी तो एनीलिंग में, हार्डनिंग में हम नीचे ही गर्म कर रहे हैं जिसमें ज्यादा कार्बन प्रतिशत है। हाइपोयूटेक्टाइड स्टील को भले ही हम गर्म करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, लेकिन यहां पर स्पेशली बोला है कार्बन कंटेंट एबव 0.85%, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन यहां पर है, हाइपोयूटेक्टाइड स्टील के लिए एनीलिंग का हीटिंग तापमान नॉर्मलाइजिंग के तापमान की तुलना में कैसा होता है? ऑप्शन ए कि एनीलिंग इज 30 to 50 डिग्री सेल्सियस एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर व्हाइल नॉर्मलाइजिंग इज 30 से 40 डिग्री सेल्सियस एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या दोनों में हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा रखते हैं? लेकिन कौन सी स्टील की बात हो रही है भैया? हाइपोयूटेक्टाइड स्टील, यानी कि ऐसी स्टील जिसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा अप टू 0.83% है। तो इस स्टील को तो हम चाहे हार्डनिंग की बात करें, चाहे एनीलिंग की बात करें, चाहे नॉर्मलाइजिंग की बात करें, नॉर्मलाइजिंग में तो दोनों ही स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी स्टील है जहां पर एनीलिंग और हार्डनिंग में भी हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा गर्म करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एनीलिंग में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 to 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर, नॉर्मलाइजिंग में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। कई बार यहां पर 30 to 60 डिग्री, 30 to 50 डिग्री बोल देता है। आपको क्लियर होना चाहिए कि ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रहेगा। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी देखो, एनीलिंग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर, गलत हो जाता है। दोनों एक ही तापमान पर किए जाते हैं ना भैया, एक ही तापमान पर नहीं किए जाते, दोनों में थोड़ा डिफरेंस यहां पे नजर आता है। नॉर्मलाइजिंग हमेशा एनीलिंग से कम तापमान पर होती है, नहीं, नॉर्मलाइजिंग तो हम ऊपर ही करते हैं जहां पे पूरा ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर हो। मुझे उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको पकड़ में आ रहा होगा कि वास्तव में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है उनको क्लियर कैसे किया जाता है, कैसे एक एक इमेज जो आपके बुक्स में दी होती है उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप उनको समझ ही नहीं पाते हो कि एक इमेज कितना कुछ इंडिकेशन आप लोगों को दे जाती है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।